नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, पेट्रोल के इथेनॉल सम्मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए पहले कथन को देख लेते हैं। और पहला कथन है कि यह ईंधन के पूर्ण दहन को सुनिश्चित करता है क्योंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल एक जैविक ईंधन है और इसमें गैसोलीन की तुलना में अधिक ऑक्टेन नंबर पाए जाते हैं। और इसीलिए जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसके कारण पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या में भी सुधार होता है, उसके ऑक्टेन नंबर में भी बढ़ोतरी होती है और इसी कारण पेट्रोल का पूर्ण दहन सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर इस आधार पर पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, यह कृषि अपशिष्ट की समस्या का समाधान करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इथेनॉल एक जैव ईंधन है और इसे मुख्य रूप से गन्ने से निकाला जाता है। इसके अलावा जो अन्य कृषि अपशिष्ट हैं, यानी कि जो कृषि कचरा है, उसका उपयोग करके इथेनॉल को बनाया जाता है। तो यहाँ पर यह कहना कि इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने से कृषि अपशिष्ट की समस्या का समाधान मिलेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, भारत ने 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। तो अगर हम बात करें लक्ष्य की, तो केंद्र सरकार के द्वारा 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रोड मैप में कहा गया है कि अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन, E10 का मतलब है कि 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा और इसे पूरा किया जाएगा अप्रैल 2022 तक। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक E20 के चरणबद्ध रोल आउट का प्रस्ताव है। यहाँ पर E20 का मतलब है कि ईंधन में 20% एथेनॉल को मिलाना है। तो यहाँ पर जो डेडलाइन दिया गया है वो 2025 है, ना कि 2030। पहले ये 2030 था, लेकिन अभी फिलहाल इसे जो है 2025 कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भारत ने 2030 तक पेट्रोल में, खास करके पेट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, ये बात गलत है। ये जो लक्ष्य पेट्रोल के लिए है वो 2025 है और 2025 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी कारण से तीसरा कथन गलत हो जाता है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। और यहाँ पर इसी को देखते हुए बहुत सारे जो शुगर मिल्स हैं वो इथेनॉल बनाने को प्रेफर कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे जुड़ा हुआ न्यूज़ भी आज के समाचार पत्र में आया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी कि ICDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि तीनों में से कौन से कथन सही हैं। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, इस कार्यक्रम के लाभार्थी 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है ICDS की, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं की। अगर हम ICDS की बात करें तो इसे 2 अक्टूबर 1975 में शुरू किया गया था और यह योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। और अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ पर 0 से 6 ईयर के आयु वर्ग के बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना भी इसका उद्देश्य है। तो अगर हम इसके आधार पर पहले कथन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस कार्यक्रम के लाभार्थी 0 से 14 ईयर के आयु वर्ग के बच्चे होंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो आयु वर्ग है वो कितना है, 0 से 6 ईयर। और इसी के आधार पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है,
यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ICDS जो प्रोग्राम है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यानी कि केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है। यहाँ पर पैसे केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन इस योजना को लागू करने का जो जिम्मा है वो राज्यों को दिया गया है। तो यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र नहीं होगा, ये एक ऐसी योजना है जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित की जाती है और इसके आधार पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल से पहले की अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने आपसे योजना के उद्देश्य के बारे में चर्चा की थी और यहाँ पर हमने देखा कि इस योजना का उद्देश्य बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना है। इसके अलावा बच्चों में कुपोषण और उनके स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना भी इसका उद्देश्य है। इसके आधार पर जो तीसरा कथन है वो सही हो जाता है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल तीसरा कथन सही है। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है आज के न्यूज़पेपर में, जिसका शीर्षक है डीसीज इन ओडिशा आस्क्ड टू फाइंड अ डे फॉर चिल्ड्रेन। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जहां पर ICDS के बारे में चर्चा भी हुई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, हरे समुद्री कछुए यानी कि ग्रीन सी टर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, ग्लोबल वार्मिंग हरे समुद्री कछुए के स्त्रीलिंगीकरण यानी कि फेमिनाइजेशन में योगदान देता है। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन सी टर्टल की। और अगर हम इन कछुओं के बारे में बात करें तो इन कछुओं में लिंग का निर्धारण तापमान पर आधारित होता है। अगर जिस घोंसले में इन कछुओं ने अंडा दिया है उस घोंसले का जो तापमान है वो 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो वहां से जो बच्चे निकलेंगे उनमें मादा ज़्यादा होंगी। जबकि अगर उस घोंसले का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो पैदा होने वाले जो कछुए होंगे वो ज़्यादातर नर होंगे। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि जो उनके घोंसले होते हैं वहां पर तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, जिसके कारण जो कछुए पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उनमें ज़्यादातर मादाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हरे समुद्री कछुओं में फेमिनाइजेशन हो रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, यह हिंद महासागर को छोड़कर दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये कछुए हिंद महासागर में भी पाए जाते हैं। तो ये कहना कि ये हिंद महासागर में नहीं पाए जाते हैं ये गलत है और इसी के कारण दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है कि समुद्र में इनकी उपस्थिति मछलियों, शंख, क्रेस्टेशियंस की कई प्रजातियों के लिए एक संवर्धन गृह नर्सरी उपलब्ध कराने में मदद करती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन भी सही है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में यूनेस्को की निम्नलिखित विश्व धरोहर स्थलों में से कौन सा संकटापन्न विश्व विरासत की सूची में रहा है। और यहाँ पर आपको 5 नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 5 में से वो कौन से धरोहर स्थल हैं जो कि यूनेस्को की संकटापन्न विश्व विरासत की सूची में रहे हैं। तो अगर हम इस सूची की बात करें तो भारत की तरफ से मानस वन्यजीव अभयारण्य को इस सूची में 1992 में शामिल किया गया था, लेकिन 2011 में इसे इस सूची से हटा लिया गया, वहां पर हो रहे महत्वपूर्ण सुधारों को देखते हुए। इसके अलावा 1999 में हम्पी को इस सूची में जोड़ा गया था, लेकिन इसको बचाने के जो प्रयास किए जा रहे थे भारत सरकार के द्वारा, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसको देखते हुए 2006 में भी इसे
हटा दिया गया था इस सूची से। यानी कि मानस जीव अभयारण्य और हम्पी दो ऐसे धरोहर स्थल हैं भारत के जिन्हें इस सूची में रखा गया था, लेकिन आगे चल करके इन्हें हटा दिया गया। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो इनमें दिए गए नामों में पहला नाम हम्पी में स्मारकों का समूह, वह इस सूची में था लेकिन बाद में चल करके हटा लिया गया। और इसके अलावा जो मानस वन्यजीव अभयारण्य था वो भी इस सूची के अंदर था, लेकिन आगे चल करके इसे हटा लिया गया। इसके अलावा और कोई भी धरोहर स्थल इस सूची का हिस्सा नहीं रहा है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 3। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन है कभी कभी चर्चा में रहने वाला शब्द घरेलू सामग्री आवश्यकता यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में देखा जाता है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की तो इसकी चर्चा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, जिसे 2010 में शुरू किया गया था, वहां पर लिया गया। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया था, और यहां पर कहा गया था कि भारत में जो भी सौर ऊर्जा के लिए प्लांट लगाए जाएंगे उसमें भारत की जो कंपनियां होगी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ताकि हमारे देश में सौर ऊर्जा से जुड़े हुए सामानों की बनाने का एक इकोसिस्टम पैदा हो सके, जन्म ले सके। और उसी को देखते हुए कहा गया कि इस मिशन के अंतर्गत जो भी सौर ऊर्जा से रिलेटेड पावर प्लांट लगाए जाएंगे उसमें ज्यादातर जो सामान होंगे वो भारतीय कंपनियों से लिए जाएंगे। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल किया गया था। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जो कह रहा है देश में सौर ऊर्जा उत्पादन का विकास करना, वो सही तरीके से इस शब्द को डिफाइन कर रहा है, यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर रहा है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के बारे में। इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज आया है, और जिसका शीर्षक है वाई बैक्टीरिया डेवलप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक खोज की चर्चा की गई है जिसमें पता लगाने का प्रयास किया गया है कि आखिर बैक्टीरियाज में जो है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैसे जन्म लेता है। अगर हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की बात करें तो जब एक जीवाणु में एक से अधिक एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जन्म ले लेता है तो उसे हम बहु औषधि प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें यह देखने को मिलता है। यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्यों बहुत सारे बैक्टीरिया में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और इसी को लेकर के एक रिसर्च किया गया जिसकी जानकारी इस न्यूज में दी गई है। और इसमें कहा गया है शोधकर्ताओं के द्वारा कि यह मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एक तरीके से उनकी आबादी पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर पाया गया कि जब आबादी बड़ी होती है बैक्टीरियाज की तो उनमें जो म्यूटेशन होता है उसके कारण वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, और जिसके कारण वो इन एनवायरनमेंट में जीवित रहते हैं। जबकि अगर आबादी छोटी होती है तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि वो अपने आप को अलग अलग इन्वायरमेंट में ढाल सकें। तो इसी को लेकर के एक रिसर्च पेपर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि आखिर क्यों कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होता है, जबकि बैक्टीरिया की अधिकांश संख्या में यह मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा नहीं होता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।